अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें हमारी वीडियोस को। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना है, मेल में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा, इसको कहते हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। In lean adult body fluid constitute 55% of female and 60% of male total body mass। यहाँ पे आप देख लें कि ये मेल जो हैं टोटल बॉडी मास मेल में 60% ऑफ फ्लूइड हैं और फीमेल में अगर आप देख लें तो फीमेल में टोटल बॉडी मास जो है उसमें 55% ऑफ फ्लूइड हैं और मेल में 60% ऑफ फ्लूइड हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हमारे पास वो फ्लूइड इनसाइड द सेल अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी के 3 हिस्सों फ्लूइड में 2 हिस्से जो हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हैं जो विद इन सेल होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स आर फ्लूइड दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है और प्लाज्मा आता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन सेल इज 80% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड 80% वो फ्लूइड होता है जो हमारे पास विद इन सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 5 सेल इनके दरमियान में जो फ्लूइड हमारे पास लाई करता है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा वो ब्लड में वो फ्लूइड जो विद इन वेसल्स जो फ्लो करता है इसे प्लाज्मा कहते हैं। 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा है। आल्सो इंक्लूड लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर विट्रस और इसी के साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड में हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड्स, एक्वस ह्यूमर विट्रस बॉडी, एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, प्लूरल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, वो सीएनएस में होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है जॉइंट्स में होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में होता है। इसी तरह ये कंपार्टमेंट है कि 55% फीमेल का बॉडी जो है वो फ्लूइड से हैं और 60% जो है वो मेल की बॉडी फ्लूइड से हैं। फ्लूइड बैलेंस, 2 बैरियर सेपरेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा फ्लूइड। कहते हैं 2 बैरियर हमारे पास हैं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जो सेल को कवर करता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड विद इन सेल फ्लूइड को सेपरेट करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। ब्लड वेसल सेपरेट करता है प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो ये 2 हमारे पास बैरियर हैं। बॉडी इज इन फ्लूइड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट आर प्रेजेंट एंड करेक्टली प्रोपोर्शनड एमंग कंपार्टमेंट। और बॉडी फ्लूइड बैलेंस में तब रहेगी जब हमारे पास फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मिकदार सेम नॉर्मल हो और डिफरेंट कंपार्टमेंट में इनका एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ हो। तो ये हमारे पास बॉडी जो होगी वो बैलेंस में होगी। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिस तरह सोडियम एंड पोटाशियम आयन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाईफास्फेट, तो ये जितनी भी चीज़ें ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आती हैं। वाटर इज बाई फार द लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी मेकिंग 45 to 75% ऑफ द टोटल बॉडी मास। और वाटर जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी है जिसमें हमारे पास 45 से लेकर 75% तक बॉडी बनी हुई है। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑल कंटिन्यूअल एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स एमंग कंपार्टमेंट। और ये फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन इन्हीं तरीक़ों से जो है हमारे पास वाटर की जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में फ़्लो होती है और उनका प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल रहता है डिफरेंट उसमें कंपार्टमेंट में। सोर्स ऑफ बॉडी वाटर गेन एंड लॉस, बॉडी का सोर्स क्या है, हम वाटर गेन किस तरीके से करते हैं, लॉस कहाँ से होते हैं। फ्लूइड बैलेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रेयरली प्रोपोर्शन। हम इनटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रेयरली प्रोपोर्शन होते हैं, वो इस तरह प्रोपोर्शन में नहीं होते। कभी कभार हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, कभी फिर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होते हैं पानी कम होते हैं।
किडनी एक्सक्रीट एक्सेस वाटर थ्रू डिल्यूट यूरिन और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट थ्रू कंसनट्रेटेड यूरिन। और मैक्सिमम जो काम है वो किडनी का है कि अगर आपके पास वाटर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो किडनी उसे रिलीज़ करती है डिल्यूट यूरिन के फॉर्म में, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो, वाटर कम हो, तो वो किस तरीके से कंसनट्रेटेड यूरिन के ज़रिए से वो उसे रिमूव कर लेती है, रिलीज़ कर लेती हैं। बॉडी कैन गेन वाटर बाय इंजेक्शन ऑफ लिक्विड एंड मॉइस्ट फूड। गेन किस तरह होते हैं कि इंजेक्शन ऑफ वाटर, या कोई ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं, फ्लूइड जूस वगैरह पीते हैं, या थ्रू मॉइस्ट फूड के ज़रिए इन वाटर जो है वो पानी बॉडी में जाता है, और ये इसी के ज़रिए तकरीबन 2300 ml पर डे वो फ्लूइड जो है वो लिया जाता है। मेटाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन एंड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो और जो 200 ml पर डे जो है वो हमारे पास रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म और डिहाइड्रेशन वगैरह में जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से हम बॉडी इनपुट ऑफ वाटर जो है फ्लूइड वगैरह है वो 2500 ml पर डे बन जाता है। बॉडी लूज वाटर थ्रू लॉस किस तरह करता है? किडनी के ज़रिए 1500 ml पर डे रिमूव होता है, एवापोरेशन के ज़रिए थ्रू स्किन 600 ml पर डे, एक्सहेलेशन फ्रॉम लंग्स 300 ml पर डे, और फीसिस के ज़रिए हमारे पास 100 ml पर डे। इंतहाई इम्पोर्टेंट है ये कि MCQs में भी आते हैं कि किडनी के ज़रिए कितना वाटर एवापोरेट होता है, और स्किन के ज़रिए कितना एवापोरेट होता है, और लंग्स से कितना जाता है, किडनी से कितना वापस वाटर जो है वो रिमूव होता है। ये जो है ये गेन एंड लॉस है, पिक्चर में दिखाए गए आपको। ये ब्लू का अगर हम देखें तो इंजेस्टेड लिक्विड वो 1600 ml है, और इंजेस्टेड फूड के ज़रिए हमारे पास 700 ml आता है। सही है। लंग्स के ज़रिए 300 ml, स्किन 600 ml, किडनी के ज़रिए 1500 ml। तो इसी तरीके से जो है वाटर की इनपुट होती हैं, और वाटर लॉस जो है वो थ्रू किडनी, स्किन, लंग्स, जेट्रिक के ज़रिए होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर गेन, वाटर बॉडी का वाटर रेगुलेशन किस तरह किया जाता है? गेन मेनली बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर टेक, डिहाइड्रेशन व्हेन वाटर लॉस इज़ ग्रेटर देन गेन। अगर हमारे पास वाटर लॉस जो है वो गेन से ज़्यादा है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी। डिक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा, ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? आपका थर्स्ट का जो सेंटर है, थर्स्ट प्यास का जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, और आप पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट लॉस, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस बॉडी वाटर मोस्टली थ्रू यूरिन। एक्सेस बॉडी वाटर जो है उसकी एलिमिनेशन मैक्सिमम जो है वो थ्रू यूरिन होती है। एक्सटेंट ऑफ यूरिनरी साल्ट लॉस इज़ द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। और यूरिनरी साल्ट जो है, यूरिनरी साल्ट इज़ द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन, यूरिनरी साल्ट जो है जिसमें सोडियम आता है, क्लोराइड आते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सा वाटर बॉडी से लेके जाता है। तो यूरिनरी साल्ट आपके पास जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपके पास वाटर लॉस कितना हो रहा है। ज़्यादा होता है तो आपके पास इस पे डिपेंड करता है। अगर यूरिनरी साल्ट ज़्यादा रिमूव एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से तो अपने साथ ज़्यादा पानी को भी ले जाता है। मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी इज एक्सटेंट ऑफ यूरिनरी वाटर लॉस। और यूरिनरी वाटर लॉस जो है वो आपके पास शो करता है कि वो ऑस्मोलरिटी जो है बॉडी फ्लूइड की वो आपके पास मेनली कंट्रोल करते हैं यूरिनरी लॉस को। अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है तो आपके पास जो होगा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव होंगे। अगर आपके पास ऑस्मोलरिटी कम है तो इसी मैकेनिज़्म के बेस पे आपके पास किडनी जो है वो एक्सक्रीशन करता है और रिटेंशन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की। 3 हार्मोन हमारे पास यूज़ होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सोडियम एंड कैल्शियम को, रीएब्जॉर्प्शन को, क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को। एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन प्रोमोट यूरिनरी रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस व्हेन डिहाइड्रेटेड। अगर कोई पर्सन जो है डिहाइड्रेशन में जा रहा है
तो उसके बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज़ होते हैं और उसी के ज़रिए सोडियम एंड क्लोराइड उनकी रीएब्जॉर्प्शन होती हैं और वाटर रिटेन होता है। एक दूसरा हार्मोन ANP एट्रिल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड प्रोमोट नेट्रोयूरेसिस एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड फॉलोड बाय वाटर एक्सक्रीशन टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और ANP एंट्री नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन जो है वो काम क्या करता है, वो एक्सक्रीशन करता है सोडियम और क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने साथ वाटर भी ले जाता है और इस तरह आपका जो बॉडी में ओवरफ्लोएड आपके पास जमा था वो इस तरह रिलीज़ हो जाता है बॉडी से। ये टेबल यहाँ पे आपको मैकेनिज़्म बताया गया है। ये पहला जो हमारे पास है ये थर्स्ट का है, पहला थर्स्ट का और एंजियोटेंसिन का कि थर्स्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस। मैकेनिज्म इसका क्या है कि स्टिमुलेट डिज़ायर टू ड्रिंक फ्लूइड। आपको थर्स्ट सेंटर अगर एक्टिवेट हो जाए, आपको प्यास लगती है। इफेक्ट वाटर गेन इफ थर्स्ट इज क्विंच्ड, और वाटर गेन हो जाता है। वाटर गेन जब आप करते हैं तो आपका थर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 दैट स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और ये भी वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। एल्डोस्टेरोन प्रोमोट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, और ये अपने साथ वाटर रिटेन कर लेते हैं, वाटर की जो लॉस है वो कम हो जाती है। ANP नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन दैट प्रोमोट नेट्रोयूरेसिस एलिवेटेड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। मीन्स यूरिन से वाटर को लॉस करता है। तो आपके पास जो बॉडी फ्लूइड अगर ओवर फ्लूइड है, आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, तो वो फ्लूइड रिमूव हो जाते हैं, आप नॉर्मल पे आ जाते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे पास ये हार्मोन है और ये क्या काम करते हैं, ये भी वाटर लॉस को कम करता है। इसका मैकेनिज्म आगे हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। मेजर हार्मोन रेगुलेटिंग वाटर लॉस इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हमारे पास मेजर वाटर हार्मोन है जो वाटर लॉस को रेगुलेट करता है। आल्सो नोन एज वेसोप्रेशन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इट प्रोमोट इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन टू इनटू अ प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट पे इफेक्ट करता है। इट अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो ये परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जो है उसकी इंक्रीज कर देता है और आपकी वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब आपके पास बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं होता और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, आपके पास वाटर बॉडी से लॉस हो जाते हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो परमेबिलिटी टू वाटर इंक्रीज हो जाएगी और प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, आपके पास यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन कंपार्टमेंट के दरमियान मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरह होती है। नॉर्मली सेल नाइदर श्रिंक और स्वेल बिकॉज इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी। इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेम होती है, तो आपके पास वाटर ना लॉस होगा ना गेन होगा। अगर इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है, देन इट ड्रा वाटर आउट ऑफ सेल एंड सेल श्रिंक। तो आपके पास सेल के आउटसाइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहाँ पे आपके पास ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई तो फ्लूइड जो है वो सेल के बाहर आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, ये हमारे पास सेल है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सही है। अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज ज़्यादा है और इंटरनल ऑस्मोलैरिटी जो हमारे पास कम है, तो क्या होगा कि वाटर का फ्लो जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो होगा ये सेल होगा ये श्रिंक हो जाएगा। सेकेंड, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल टू स्वेल। और अगर आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी आपके पास डिक्रीज होती है तो वाटर जो है वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और आपका सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा।
चेंज इन ऑस्मोलरिटी मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन सोडियम कंसनट्रेशन। और ऑस्मोलरिटी का इसकी जो बड़ा इफेक्ट वो सोडियम के है। सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी। सोडियम कंसनट्रेशन कम होगा, ऑस्मोलरिटी कम होगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फास्टर देन किडनी कैन एक्सक्रीट। और वाटर इंटॉक्सिकेशन कब होते हैं कि जब आप वाटर ड्रिंक ज़्यादा करते हैं और इसका रिलीज जो है वो कम होते हैं, तो आपके पास वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। इस कैन लीड टू कन्वर्जन, कोमा एंड डेथ। और इसके साथ आपके फिट्स, कोमा आप में जा सकते हैं और आपकी जो है डेथ आपको वाक़या हो सकती है, क्योंकि बॉडी में वाटर ज़्यादा हो तो बीपी जो वो शूट अप कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलेशन। एंटीडायरेटिक हार्मोन थर्स, एल्डोस्टेरोन, आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन फैक्टर। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे पास बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखती है, रेगुलेट रखती हैं। अच्छा, डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख ले तो टोटल वेट के लिहाज से हमारे पास वाटर की नीड होती है। तो 0 to 10 kg पे हमारे पास 100 ml पर kg नीड है, और 10 to 20 kg है तो उसके साथ हमारे पास 1000 ml पर kg है। तो इस 10 kg का आ गया सॉरी 10 अगर पर केजी 100 है और पर केजी 100 है और हमारे पास पर केजी 100 और हमारे पास 10 kg है, तो 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाते हैं। 1000 हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके साथ 50 ml पर kg हम हर kg के साथ ऐड करते हैं तो इसकी हमारे पास आ जाती है 1500 mg kg। और फिर अगर 20 kg से एक बच्चा या एक जो है वो वेट ज़्यादा हो तो इसके साथ आपके पास 1500 mg प्लस 20 ml पर kg आपने इसके साथ ऐड करना होगा। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बच्चा है, उसका वज़न जो है 25 kg है, या एक पर्सन है उसका 25 kg वेट है, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ से आप देखिए कि 0 to 10 kg इसके पर kg हमने 100 ml देना है, तो ये 1000 ml हो गए हमारे पास, प्लस इसके बाद 10 to 20 kg हमने इसको 50 ml, तो इसके साथ हम 50 को अगर 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इसको हम कितना देंगे 500 ml 20 kg तक। और 25 है तो 5 इसके साथ ज़रब करेंगे, लेकिन यहाँ के बताए गए कि अगर 20 kg से बच्चा ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो पर्सन का, तो हमने पहले 20 kg के लिए 1500 ml देना है और उसके बाद 20 ml पर kg हमने देना है। तो अगर 25 है तो इसके 20 के बाद इसका वेट जो है वो 5 kg ज़्यादा है। 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, हमारे पास 100 आता है इसको। तो अगर इन तीनों को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 1600। तो 25 kg वाले बच्चे को हमने कितना देना है 1600 ml देना है। इसी के बेस पे आपने फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट करके उसे बताना होगा, देना होगा। और इस तरह सोडियम हम सोडियम जो है वो 3 मिली इक्विवेलेंट 3 मिली वो वेट के साथ उसके कोई डिपेंड नहीं है। क्लोराइड भी इस तरह हम देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एट 12% फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। अगर कोई पर्सन जो है फैक्ट्री टेम्परेचर वगैरह है उसको, तो आप डिग्री राइज टेम्परेचर के लिहाज से आप 12% जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे सीसी का जो है 4 cc 2 cc 1 cc रूल। तो 4 cc फॉर फर्स्ट 10 kg, 2 cc फॉर नेक्स्ट 10 kg और 1 cc फॉर ईच kg। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि अगर 27 kg चाइल्ड है तो उसको कह देंगे, तो पहले 10 kg के लिए हमारे पास 4 हैं तो 10 × 40, फिर नेक्स्ट 10 kg के हमारे पास 2 cc है तो वो हम 20 cc, और फिर पर kg जो है वो हम 1 cc देंगे तो 7। तो इस तरह हमने उस बच्चे को जो है 67 cc पर हार हमने उसको देना है।
नर्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होती हैं? जब हमारे पास फीवर होता है, बुखार होता है, टेम्परेचर होते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए बॉडी से जो है वो वाटर की लॉस होती हैं। वोमिटिंग में हमारे पास फ्लूइड लॉस होते हैं। रेनल फेल्यूर, अगर कोई किसी पर्सन को रेनल फेल्यूर है, यूरिन उसका ज़्यादा पास हो रहा है, फ्लूइड मीन्स फिल्ट्रेशन वगैरह या एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उस केस में भी हम उसको देंगे। बर्न, कोई जल गया है, उस केस में शॉक में हम देंगे। शॉक अक्सर हमारे पास होता है जब कोई हाइपोवोलेमिक होता है, फ्लूइड वॉल्यूम उसका ज़्यादा कम हो जाए। टेकिपनिया में देखे, गैस्ट्रोएंटाइटिस, डायबिटीज़ और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन कंडीशन में हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ रिक्वायरमेंट, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसकी रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ होती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में डिक्रीज़ होती हैं। ओलिगोरिया, अगर पर्सन जो है ओलिगोरिया है, उसको जो यूरिन वो इतना ज़्यादा पास नहीं हो रहा, तो उसका वाटर जो है वो बॉडी में रिटेन है, तब भी हम उसको कम देंगे। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर उसका ज़्यादा है तो उस केस में भी हम उसको वाटर जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी कम हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन हमारे पास टाइप है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, सीरम को सोडियम अगर हमारे पास 130 to 150 मिली इक्विवेलेंट है तो यह आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है। हाइपोटोनिक कब होगा? अगर ये सोडियम की कंसंट्रेशन 130 से कम हो, और अगर 150 से ज़्यादा हो तो ये हमारे पास हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन क्या है? एक फिजिकल असेसमेंट है कि फिजिकली आप देखिए उसके डिहाइड्रेशन, स्किन की टर्जिडिटी, उसकी स्किन की सॉफ्टनेस, और आई कलर को आप देखिए। संकिन तो आई तो कहीं संकिन नहीं है। ऑर्बिट में हेयर देखे, स्किन देखे ड्राई है ड्राई नहीं है। इसके ज़रिए हम एसिस कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को। और थ्रू टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के टाइप के माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं। नर्सिंग थेराप्यूटिक मैनेजमेंट फॉर वाटर फॉर फ्लूइड लॉस क्या होंगे? ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी हम दे सकते हैं, वो माउथ के ज़रिए अगर जूस वगैरह पीना चाहता है। पेरेंटल फ्लूइड थेरापी हम दे सकते हैं, थ्रू वेन्स हम दे सकते हैं। मीट ऑनगोइंग डेली लॉस अगर वो कर रहा है तो वो हम पूरे करें। मीन्स थ्रू यूरिन वाटर लॉस होता है, थ्रू ब्लीडिंग वाटर लॉस होता है, या कोई और प्रॉब्लम में वाटर लॉस होते हैं, तो आपने वो कमी जो है वो पूरी करनी होगी। प्रीवियस डिफिसिट, अगर किसी को इंजरी वगैरह हो चुकी है उसी वजह से अगर वाटर लॉस हुए हैं तो आप उसको पूरा करेंगे। ऑनगोइंग एबनॉर्मल और रिप्लेस ऑनगोइंग एबनॉर्मल लॉसेस, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से वाटर लॉस हो रहे हैं आगे, तो आगे जाके आपने उसको रिप्लेस करना है फ्लूइड को। मैनेजमेंट क्या करेंगे? जनरल प्रिंसिपल, सप्लाई, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, आप उसके फ्लूइड को मेंटेन रखें। करेक्ट वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट को आप करेक्ट करें। रिप्लेस ऑनगोइंग एबनॉर्मल लॉसेस आगे जो है उसको आप रिप्लेस करें। ओरल रिहाइड्रेशन इफेक्टिव फॉर माइल्ड एंड सम मॉडरेट डिहाइड्रेशन, माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में जो है आप ओरल रिहाइड्रेट करें। चाइल्ड में बी एबल टू टॉलरेट ओरल इंटेक, चाइल्ड अगर एबल है ओरल इंटेक ले सकते तो आप उसे दें। स्मॉल एलिक्वेट एज टॉलरेटेड, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन तो 550 cc पर kg दे सकते हैं, वो हर 4 घंटों के बाद 4 घंटों के लिए। अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो आप उसे 100 cc पर kg और 4 हर दे सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ओरल सोल्यूशन, एक मेंटेनेंस ओरल सोल्यूशन होता है, एक रिहाइड्रेशन होता है। मेंटेनेंस ओरल सोल्यूशन जो है वो उसके फ्लूइड को है वो मेंटेन रखता है, और रिहाइड्रेशन जो है अगर कोई डिहाइड्रेशन में चले गए तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए एक रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है तो वो डेक्सट्रोज वाटर 5% वाला है, 5 ग्राम शुगर पर 100 ml। डेक्सट्रोज 10 वाटर जो है वो 10 ग्राम शुगर पर 100 ml। नॉर्मल सलाइन, सोडियम क्लोराइड उसमें होता है, एक हाफ नॉर्मल सलाइन 0.45% जो सोडियम क्लोराइड। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमारे पास फ्लूइड है। IV फ्लूइड रिंगल लैक्टेट 0 to 10 ग्राम, ग्लूकोज प्लस 10 cc, इसमें 0 से लेकर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है। 10 cc में सोडियम इसमें 130 मिली इक्विवेलेंट होता है। बाइकार्ब जो है वो 28 मिली इक्विवेलेंट लैक्टेट, और पोटाशियम जो है वो 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है IV फ्लूइड लैक्टेट रिंगल लैक्टेट में। एसिस वाटर डिफिसिट, वाटर या वेट लॉस के ज़रिए आप एसिस कर सकते हैं, या वाटर लॉस के ज़रिए आप एसिस कर सकते हैं, या फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए जो है आप
फ्लूइड की असेसमेंट कर सकते हैं। अगर इन्फेंट में 5% से ज़्यादा लॉस होते हैं तो ये माइल्ड है, 5 to 10% लॉस होते हैं तो ये मॉडरेट हैं, और 10% से ज़्यादा होते हैं तो ये सीवियर हैं। ओल्डर चिल्ड्रन में अगर 3% से ज़्यादा लॉस होते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट 3 to 6%, और सीवियर जो है वो मोर देन 6% होता है। फिज़िकल साइन क्या होंगे? फिज़िकल साइन ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये आप खुद पढ़ लें कि जनरल आप माइल्ड अगर डिहाइड्रेशन तो आपको थर्स्टी होंगे, आप प्यास लगी होगी, अलर्ट हो गए, रेस्टलेसनेस हो गए। मॉडरेट में आप थर्स्टी होगे, इरिटेबल होगे, ड्राउसी होगे, आप नींद आती होगी। और सीवियर में आप ड्राउसी, स्किन कोल्ड होगा, आप रैपिड होगा, फीबल होगा। रैपिड पल्स जो है वो नॉर्मल रेट में होते हैं माइल्ड में, मॉडरेट में रैपिड वीक होता है, और सीवियर में रैपिड और फीबल होते हैं। इस तरह की आइज़ नॉर्मल होती हैं माइल्ड में, मॉडरेट में सनकिन होती हैं, और सीवियर में जो वो ग्रासी सनकिन होती हैं। यूरिन फ्लो माइल्ड में नॉर्मल, मॉडरेट में डार्क एंड डिक्रीज, और सीवियर में ओलिगोरिया या एरियूरिया होते हैं। करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हम किस तरह करेक्ट करते हैं? माइल्ड डिहाइड्रेशन इंक्रीज ओरल इनटेक, माइल्ड डिहाइड्रेशन में हम ओरल इनटेक को इंक्रीज करें। मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन में IV पुश दे 10 to 20 cc पर kg। नॉर्मल सेलाइन अगर हम दे हाफ डिफिसिट ओवर 8 आवर पे हम अगर दे सकते हैं, या 16 आवर पे हम दे सकते हैं। अगर हाइपर नाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन हुआ है किसी को, सोडियम उसके बॉडी में ज़्यादा है, तो आपने 48 घंटे के बाद देना होगा नॉर्मल सेलाइन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे? नर्स ने पहले असेसमेंट करनी है कि वो फ्लूइड जो मैं दे रहा हूँ तो उसका फ़ायदा है या नहीं है, उसी किस वजह से प्रॉब्लम में फ्लूइड जो है इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, सब कुछ वो मालूम करेगा। हिस्ट्री लेगा कि आया उससे पहले कौन सी कोई बीमारी तो नहीं है, मेजर इशू तो नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन में तो नहीं है, ऑलरेडी एडिमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लंग्स प्रॉब्लम है, TB है, कोई प्रॉब्लम है, ये पहले आप हिस्ट्री लेंगे। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में आप जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, साइन सिम्टम चेक करते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन का पता चल जाता है। इनटेक आउटपुट मेजर आप करें, रिप्लेस ओरली इंट्रावेनस फ्लूइड, या तो आप ओरली रिप्लेस करें फ्लूइड को, या IVF करें। 1 ग्राम अगर डायपर है 1 ग्राम में उसका वेट, तो इसका मतलब होगा कि 1 ml जो है वो 1 ml, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो है 1 ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। When administrating IV fluid, nurse should monitor the response of फ्लूइड का रिस्पांस वो चेक करेगा कि वो फ्लूइड तो कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसको। कंसिडर द फ्लूइड वॉल्यूम अब कंसिडर करें कंटेंट ऑफ फ्लूइड, आप फ्लूइड का कंटेंट चेक करें कि कौन सा कंटेंट का फ्लूइड उसे अब मैं दे रहा हूँ। पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, आप पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस भी चेक करें दरमियान में। इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड्स, आयन फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व एंड डिसोसिएट। बॉडी फ्लूइड में जब भी इलेक्ट्रो आयंस वगैरह बन जाते हैं, अगर इलेक्ट्रो डिसोसिएट होते हैं, तो ये आयन जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन का परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन इसका है कंट्रोल ऑस्मोसिस ऑफ वाटर बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में ये ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है। हेल्प मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखता है। कैरी इलेक्ट्रिकल करंट कैरी करता है ये आयंस, और एज अकोफैक्टर ये सर्व करते हैं ये आयंस। कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन टिपिकली एक्सप्रेस इन मिली इक्विवेलेंट। आयंस का कंसंट्रेशन या मिली इक्विवेलेंट्स में मेजर किया जाता है, या लीटर पर मोल, मिलीमोल पर लीटर में ये वो चेक किया जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर चीज डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट प्लाज्मा एंड इंटरस्टेशियल फ्लूइड, इस प्लाज्मा कंटेन मेनी मोर प्रोटीन आयन। प्लाज्मा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें हमारे पास प्रोटीन आयन एनायन जो है वो ज़्यादा होते हैं। लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और BP के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से डिफरेंट है। किस तरह? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मोस्ट एबंडेंट केटाइन इज फॉर सोडियम, एनाइन इज क्लोराइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एबंडेंट केटाइन जो है वो सोडियम है, और एनाइन जो है वो हमारे पास क्लोराइड आयन है। सोडियम का काम क्या है? इम्पल्स ट्रांसमिशन, मसल कंट्रैक्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
मसल कंट्रैक्शन, जिस तरह हमारे पास एक्शन पोटेंशियली, इसमें सोडियम काम करता है। ये इम्पल्स ट्रांसमिशन में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करता है। क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन में काम करता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेनली जो केटाइन है वो पोटाशियम आयन होता है और एनायन जो है वो फास्फेट होते हैं। पोटाशियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखता है, एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन रखता है, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम मेंटेन रखता है, ब्लड रेगुलेशन ऑफ पीएच करता है और एल्डोस्टेरोन को भी कंट्रोल करता है। सोडियम पोटाशियम पंप प्ले मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग पोटाशियम हाई इनसाइड सेल एंड सोडियम हाई आउटसाइड सेल। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो हमारे पास पोटाशियम की मिकदार को हाई रखता है इनसाइड ऑफ द सेल और सोडियम को हाई रखते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल। ये चार्ट के जरिए आपको दिखाया गया है। हाइपोवोलीमिया क्या होते हैं? डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो इसको कहते हैं हाइपोवोलीमिया। इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों। आइसोटोनिक वॉल्यूम डिफिसिट में बी ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड और एक्सेसिव वोमिटिंग, डायरिया, हेमरेज और यूरिन आउटपुट। अगर आपके पास जो है आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट कब होते हैं? आपको वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहे हैं, हेमरेज हो रहे हैं, या आप इनटेक कम ले रहे हैं, या आपको यूरिन आउटपुट आपका ज़्यादा है, तो इस टाइप पे आप हाइपोवोलीमिया में चले जाते हैं। हाइपोवोलीमिया हेमेटोक्रेट इज सेंसिटिव टू फ्लूइड शिफ्ट। हेमेटोक्रेट, हमारे हेमेटोक्रेट क्या होते हैं? ये आरबीसी, रेशो ऑफ आरबीसी इन बॉडी, इसको कहते हैं हेमेटोक्रेट लेवल। ब्लड में आरबीसी को रेशो को हेमेटोक्रेट लेवल कहते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एरिथ्रोसाइट इन ब्लड सेल। मेल में 40 to 55 ml पर डे होता है, पर डीएल होता है। फीमेल में 37 to 47 ml पर डीएल होता है और चिल्ड्रन में 11.2 to 16.5 ml पर डीएल होता है। Blood urea nitrate will be elevated if volume is 11 to 23 ml per dl। मैनिफेस्टेशन क्या हो गया हाइपोवोलीमिया के? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, चेक कैपिलरी रिफ्लेक्स। आप कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करें और परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन कम होगी। कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल जो है वो हमारे पास लेस देन 2 सेकेंड होता है। टिश्यू डिहाइड्रेशन होती है, लॉस ऑफ स्किन टर्गर होता है, स्किन की टर्जिडिटी वो लॉस हो जाती है। पॉसिबल टेम्परेचर एलिवेशन भी होती है इसके साथ। हाइपोवोलीमिया नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाइपोवोलीमिया में इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंटली आप चेक करें। यूरिनरी आउटपुट चेक करें 30 cc पर हार से ज़्यादा तो नहीं है। चेक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आप चेक करें। चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें। ब्लड गैसेस चेक करें। लंग्स को अस्कल्टेट करना होगा आपको। आइसोटोनिक सोल्यूशन देना होगा। डेक्सट्रोज लिंगुअल लैक्टेट फ्लूइड बोलस एस ऑर्डर देंगे आप। एक्सेस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इन इंट्रावास्कुलर एंड फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड रिटेंशन जो है वो कब होगी? ओलिगोरिक रिलेटेड टू रेनल फेलियर। अगर ओलिगोरिक स्टेट है कि आपका फ्लूइड वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन जो है यूरिन प्रोडक्शन अगर 400 ml से कम हो जाए पर डे तो इसे हम ओलिगोरिया कहते हैं। यस। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। इनएप्रोप्रिएट रेनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड इंक्रीज रेनल सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम। अगर रेनल रीएब्जॉर्प्शन आपके साथ अच्छी नहीं हो रही तो बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सेस लॉस होगा। सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा नहीं होती, सोडियम लॉस होता है तो वो अपने साथ वाटर को भी लॉस करेगा। रेनल सेक्रीशन पोटाशियम होती है तो ये आयन है, ये अपने साथ वाटर को लॉस करते हैं। हाइड्रोजेनिक हाइपरवोलीमिया भी हो सकता है आपको। रेनल रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी ये तो मैं हाइपोवोलीमिया वाला एक्सप्लेन कर गया। ये इसको आप देखिए कि सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है कि आपके पास रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, सोडियम रिटेन ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने साथ फ्लूइड रख लेते हैं तो इसके ज़रिए आपके पास हाइपरवोलेमिक हो जाते हैं। हाइपरवोलीमिया की पैथोलॉजी क्या है कि एन एक्सेस इन ब्लड वॉल्यूम रिजल्ट इन एलिवेटेड कंजेस्टिव CHP एंड थर्ड स्पेसिंग। आपके पास आपके बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? एडिमा आपको होगा, हाइपरटेंशन होगी, बॉन्डिंग पल्स होगा और यूरिनरी आउटपुट जो होगा वो आपका हद से ज़्यादा होगा।
मेजर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये कीटाइन में आते हैं। एनायन में हमारे पास बाइकार्ब, क्लोराइड एंड फास्फेट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास पोटाशियम कीटाइन है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कीटाइन जो है वो सोडियम है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोलरिटी, कैपिलरी डायनामिक ये 3 चीज़ों पे ये आयंस हमारे पास इफेक्ट होते हैं। हाइपोनेट्री में क्या होते हैं, जब आपके पास सोडियम की मिकदार 135 ml इक्विवेलेंट से कम हो जाए तो ये हमारे पास हाइपोनेट्री में कहते हैं। और 2.5% ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो है उन्हें हाइपोनेट्री में होते हैं। सोडियम सपोर्ट न्यूरॉन ट्रांसमिशन, सोडियम न्यूट्रॉन ट्रांसमिशन को सपोर्ट करते हैं तो आपको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है। फ्री वाटर गेन या इसके मैकेनिज्म क्या है कि आप वाटर ज़्यादा ले रहे हैं, सोडियम इनटेक आपका कम है, सोडियम लॉस आपका रेनल ज़्यादा है, या आप वाटर जो है एक्सेस ले रहे हैं। वाटर अगर आप एक्सेस ले रहे हैं तो सोडियम गेन जो है वो कम होता है, क्योंकि वाटर बॉडी के साथ बॉडी से आपका वाटर लॉस होगा थ्रू यूरिन और इसके साथ सोडियम भी जाएगा, तो आप हाइपोनेट्री में चले जाते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि वाटर एक्सेस होगा, रैपिड वाटर वेट गेन जो है आपका जो है वो ज़्यादा होगा। हाइपोनेट्री में मसलकुलर क्रैम्प्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, सीजर होंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियस आपका कम हो जाएगा, एनोरेक्सिया होगी, नाजिया होगी, वोमिटिंग होगी। ट्रीट वाटर एक्सेस, आपने वाटर एक्सेस को ट्रीट करना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे आपने इनपुट आउटपुट जो है वो चेक करने हैं। सोडियम को लॉस आपने जो है उसको ट्रीट करना है, ओरल है या आईवी सोडियम है। हाइपरनेट्रेमिया में क्या होता है कि वाटर लॉस और सोडियम गेन। एल्डरी और कोमाटाइज पेशेंट में आप चेक करें सोडियम इनटेक जो है वो ज़्यादा करे वाटर इनटेक से। डायबिटिक इंसिपिडियस अगर पेशेंट है तो डायबिटिक इंसिपिडियस पेशेंट हैं। हाइपरनेट्रेमिया में क्या होते हैं कि सोडियम इनटेक आपका ज़्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट जो है वो फ्लूइड लॉस बॉडी से ज़्यादा होते हैं, सोडियम रह जाते हैं बॉडी में, या हाइपोथैलेमिक सेंटर आपका इफेक्ट है वो डैमेज हो गए हैं, तो तब आप भी फ्लूइड आपकी बॉडी में कम हो जाती है, सोडियम इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, आपको थर्स्ट लगेगी, टंग आपका ड्राई होगा, रेस्टलेस होगी, लेवल ऑफ कॉन्शियस आपका कम होगा, आप कोमा में होंगे, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग आपको होगी, वेट चेंजेस आपको होंगे। और ट्रीटमेंट क्या है, सोडियम जो है डिल्यूट सोडियम प्रोमोट सेक्रीशन उसकी करे, फ्लूइड जो है 5% ले, डायरेटिक आप जो है वो यूज़ करें। ऑलवेज चेक लेवल ऑफ कॉन्शियस आप चेक करेंगे, लूज अलर्टनेस, ओरिएंटेशन उसका है ये नहीं है, सेप्सिस तो नहीं हो रही, हेड इंजरीज, इंट्राक्रैनियल ब्लीड, सोडियम पुल्स फ्लूइड टू काज ब्लड वेसल टू बर्स्ट। और सोडियम जो है वो जो है वो वेन्स वेसल्स वगैरह को जो है उसको बर्स्ट कर लेता है, तो आपने सोडियम जो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपने ये चीज़ें जो है वो चेक करनी है। पोटाशियम का नॉर्मल मिकदार 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। प्राइमरी एंड इंट्रासेलुलर आयन स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा एसेंशियल फॉर नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर कार्डियक फंक्शन। ये इंट्रासेलुलर प्राइमरी आयन है, इसका न्यूरोमस्कुलर के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्डियक फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेलुलर पोटाशियम पंप के जरिए इसके मिकदार जो है वो नॉर्मल रहता है। पोटाशियम चेंज अगर हो गए तो आप एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल जो है वो चेंज हो जाती है, किडनी के थ्रू ये एलिमिनेट होता है। रेनल प्रॉब्लम इसमें होती है, काथ हाइपरकिलीमिया होता है। इंसुलिन जो है वो क्या काम करते हैं, वो पोटाशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ले जाता है। एसिडोसिस, ट्रामा टू सेल एक्सरसाइज जो है वो पोटाशियम को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से आउट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेकर जाते हैं। तो ये 2 मैकेनिज्म हैं। हाइपरकैलीमिया अगर आपको होगा, पोटाशियम ज़्यादा होगा तो 5.5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो। मेजर क्या डिजीज क्या हो कि पोटाशियम इनटेक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। रैपिड डिलीवरी ऑफ पोटाशियम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पेनिसिलिन कंटेनिंग पोटाशियम इसकी वजह से भी हो सकता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कोई करे उसकी वजह से भी ये हो सकता है। शिफ्ट ऑफ पोटाशियम फ्रॉम अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास पोटाशियम आ जाए तब भी ये होते हैं। एसिडोसिस, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्रीज। अगर सेल लाइसिस हो जाए या डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट में इंसुलिन जो है इंसुलिन कम होता है तो आपके पास इंट्रासेलुलर पोटाशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाते हैं और हाइपरकैलीमिया हो जाता है। डिक्रीज रेनल एक्सक्रीशन, अगर रेनल के जरिए इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाए तो तब भी ये बॉडी में रिटेन हो जाता है। मैनिफेस्टेशन क्या होगी, स्केलेटल मसल आपकी वीक होगी, पैरालिसिस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, पैरास्थीसिया होगा, एबनॉर्मल क्रैम्पिंग एंड डायरिया होगा। एबनॉर्मल क्रैम्पिंग मीन्स आपके पेट में जो है दर्द होगा, पल्स जो है आपका इरेगुलर होगा, ECG चेंजेस आप में आएंगे, टी वेव जो होगा आपका पीक पे होगा, एक्यूट इंटरवल शॉर्ट होगा, ST सेगमेंट डिप्रेस होगा। सही है।
पोटाशियम ज़्यादा हो तो आपके पास टी वेव एलिवेट हो जाते हैं, QRS शॉर्ट, QT शॉर्ट ऑन हो जाते हैं और ST वो डिप्रेस हो जाता है एंड QRS जो है वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। हाइपरकेलीमिया में पोटाशियम जो है वो 5.5 ज़्यादा, इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? डायरेटिक लेंगे, लेजिक्स वगैरह, ताकि पोटाशियम एलिमिनेट हो। डायलिसिस कराएंगे। केक्सेलेट हमारे पास एनीमिया है, केक्सेलेट इनीमा, इसके ज़रिए भी पोटाशियम लॉस करते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इंक्रीज जो है वो ज़्यादा हम करें। IV इंसुलिन अगर हम दें तो पोटाशियम को इंसुलिन क्या करेगा? दें इंसुलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पोटाशियम को विद इन सेल ट्रांसफ़र कर लेता है। कार्डियक मॉनिटर भी हम यूज़ करें। हाइपोकेलीमिया, पोटाशियम अगर कम हो तो इनटेक ऑफ पोटाशियम अगर कम हो या सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम ज़्यादा हो तब हम हाइपोकेलीमिया हो जाता है। इंसुलिन जो है वो अगर ज़्यादा रिलीज़ हो तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पोटाशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ले जाता है, तो आपके पास पोटाशियम की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। व्हेन इंसुलिन इज़ गिवन पोटाशियम गोज इनटू इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चल जाते हैं और पोटाशियम लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे पास ग्लूकोज ऑस्मोटिक डायरेटिक यूज़ करते हैं, उसमें भी इस तरह होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पोटाशियम इंक्रीज़ हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, हाइड्रोजन इंक्रीज़ हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं और पोटाशियम जो इंटरसेल में सेल के अंदर चला जाता है, तो उसके दौरान भी हमारे पास हाइपोकेलीमिया होता है। एपिनेफ्रिन प्रमोट द अपटेक इनटू सेल, एपिनेफ्रिन के भी आपके पास हाइपोकेलीमिया काज करता है। स्ट्रेस, इलनेस, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेस GI इलाज से अगर एक्सेस ज़्यादा हो, डायरिया आपको हो गया है, एंजिसक्शन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, डायरेटिक, लेजिक वगैरह, रेनल एक्सक्रीशन वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस सब में हमारे पास क्या होता है कि पोटाशियम की लेवल जो है वो कम हो जाती है। साइन सिम्टम क्या होगी? मसल वीकनेस, हाइपोटोनिया होगी, कार्डियक डिसरिथमिया होगी, एटोनिया ऑफ स्मूथ मसल, इंटेस्टिनल डिस्टेंशन होगी, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा, पैरालाइटिक एलियस होगी, यूरिनरी रिटेंशन होगी, कन्फ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन आपको होगी। हाइपोकेलीमिया मैनेजमेंट क्या? एडमिनिस्टर KCL को हम स्लोली एडमिनिस्टर करेंगे। KCL स्लोली हम इसलिए, अगर पोटाशियम आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर पोटाशियम होगा तो ये आपके पास हार्ट रेट को इंतहाई ज़्यादा कर लेता है और आपका हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, वो बस्ट कर जाता है और ये पेज एंड नेक्रोसिस भी काज करते हैं, तो लिहाजा इसलिए आपने पोटाशियम की एक ख़ास मिकदार स्लोली देनी होगी। ब्रिंग पेशेंट आउट ऑफ इमीडिएट डेंजर, पेशेंट को इमीडिएट डेंजर वगैरह से आप निकाल लें। डायरेटिक थेरापी जो आप उसको डिसकंटिन्यू कर ले। क्लोराइड फॉर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करें। कैल्शियम नॉर्मल 8.8 to 10 mg पर डे होते हैं। इसका काम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कार्डियक मसल कंट्रैक्शन, ब्लड कोलेक्टिंग फैक्टर भी हैं, फॉर्मेशन ऑफ टीथ बोन, मसल कंट्रैक्शन, ये तमाम काम हमारे पास कैल्शियम के हैं। विटामिन डी, इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, पैराथायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है, कैल्सिटोनिन की ज़रूरत भी होती है। हाइपोकैल्सीमिया, अगर हमारे पास कैल्शियम जो 8.5 mg पर DL से कम हो, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी अगर हो, पैराथायराइड डिफिशियंसी हो, सर्जिकल रिमूवल अगर हम करते हैं उसके ज़रिए उसमें होते हैं, चिल्ड्रन एल्डरी डाइटरी डिफिशियंसी अगर हो, बोन कैंसर, एक्सेस बोन फॉर्मेशन हो, बोन कैंसर हो, हंगरी ट्यूमर हो, सिंड्रोम हो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर की अगर ट्रीटमेंट करनी हो, एस्ट्रोजन डिप्लेट ECF, कैल्शियम लेवल अगर आपके पास हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रिजर्व ब्लड विद सिट्रेट एंड दिस बाइंड्स विद कैल्शियम, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हमारे पास होता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वहाँ पे आपको कैल्शियम की कमी आ सकती है। हाइपोकैल्सीमिया मैनिफेस्टेशन, चुवेस्टिक साइन, ट्रोसिस साइन, डिस्ट्रिथमिया, चिवेस्टिक साइन, रोसिस साइन, ये हमारे पास चिवेस्टिक साइन है। ये चिवेस्टिक साइन है, इसको आप देख ले कि अगर आप फेस को एक साइड पे चेक करते टच करते हैं तो वो फेस इस साइड पे आ जाता है। और ट्रोसिस साइन ये है कि अगर आप BP मालूम करते हैं, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो उसका हाइन जो है इस तरह आ जाता है, इसको कहते हैं ट्रोसिस साइन। डिस्ट्रिथमिया थ्रेशोल्ड फॉर डिपोलराइजेशन इन कार्डियक सेल, पेरेस्थीजिया आपको पिन नीडल सेंसेशन होगी, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, टेटिनी सीजर आपको होंगे। ये साइन तो हमने एक्सप्लेन कर लिए। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है? कैल्शियम इंक्रीज हो जाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन की सेक्रीशन ज़्यादा है, स्केलेटल कैल्शियम जो स्टोर वो ब्लड में स्टोर हो जाता है, किडनी स्टोन क्रिएट करता है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की वजह से ये होते हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से हो सकता है कि हमारे पास मोबिलिटी है नहीं तो कैल्शियम जो है वो बोन से आकर ब्लड में इसकी लेवल इंक्रीज हो जाए।
ऑस्टियोपोरोसिस में होते हैं। इसकी मैनिफेस्टेशन लिथर्जी, वीकनेस, फिटिक, कॉन्स्टिपेशन, पैथोजेनिक फ्रैक्चर और कैल्शियम लॉस बाय फ्रॉम बोन, ये इसके मैनिफेस्टेशन हैं। फास्फेट 3 to 4.5 mg पर डे, ये नॉर्मली हमारे पास स्टोर्ड विद कैल्शियम के साथ ये स्टोर होता है बोन और टीथ में, इसका नॉर्मल का लेवल है। अगर ये किडनी के ज़रिए रिलीज़ होते हैं, अगर ये हाइपोफास्फेटी में आपको है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? कन्फ्यूजन आपको होगी, वीकनेस होगी, सीजर होगी, नमनेस होगी, कोमा होगा। हाइपरफास्फेटी में क्या होते हैं कि रेनल फेल्यूर हो जाते हैं आपका। मैग्नीशियम सेकंड मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, पहला मोस्ट अबंडेंट पोटाशियम था, सेकंड जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन काम करता है। सीरम मैग्नीशियम लेवल अगर चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास इफेक्ट होते हैं। अगर हाइपर मैग्नीसीमिया है तो मसल वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नाजिया वगैरह आपको होता है। और हाइपोमैग्नीसीमिया अगर आपको है तो आपको न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है, मसल स्पाज्म होते हैं और टेटिनी या सीजर होते हैं। तो ये हमारे पास फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट था। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि नेक्स्ट तमाम वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।